हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम थियरी का तो बहुत कम पोर्शन करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी एक बहुत कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपना कॉची इनइक्वालिटी। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एम जी एम वाली जो पोर्शन आपने देखा है, ठीक है, उसमें आपसे कई बार ऐसा आपको लग रहा होगा क्लास में, वो क्लास के टाइम पे जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो सॉल्व, कई सारे क्वेश्चंस हुए, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, ठीक है। उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो नए क्वेश्चंस हैं उनके लिए ही इतने सारे एग्जांपल्स कराए गए थे, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हों, ठीक है। अगर आपसे एक्सपेक्टेशन होती तो एक ही तरीके का क्वेश्चन हम बार बार थोड़ी ना देते। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को समझो, ठीक है। इसीलिए हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप उन सारी थॉट प्रोसेसेस, उन डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग्स को आप कैसे, जो आपको नए क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैसे अप्लाई करते हो, वो मैटर करेगा। तो इसीलिए उसके बारे में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लास में ऐसा लगा उस समय कि आपसे उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग अप्रोचेस पता चली हैं, उन अप्रोचेस को आप नए क्वेश्चन में यूज करिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि है कॉचीज इनइक्वालिटी। कॉचीज इनइक्वालिटी थोड़ी देर के लिए है ना, देख लेते हैं एक बार को कि क्या कहता है। ऑल्दो इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें हमने फंडामेंटल्स पार्ट 1 में भी करी थी। हमने वहां पे एक इनइक्वालिटी आप लोगों को पढ़ाई भी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होल स्क्वायर। ये आपको वहां पे इनइक्वालिटी बताई गई थी। तो उसी को एक तरीके से कह लीजिए एक्सटेंशन है, उस वही इनइक्वालिटी बेसिकली है ही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं, वही कॉची इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास a1 a2 an ये सारे रियल नंबर्स हैं, b1 b2 bn सारे रियल नंबर्स हैं, और हमने कहा कि हमने एक साइड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर कर लिया, एक साइड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर कर लिया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका प्रूफ कैसे है, तो हमने 3 के लिए ax प्लस by प्लस cz के लिए ऑलरेडी इसको प्रूफ कर रखा है, वो आप देख सकते हो। वही एक्सटेंशन आपका n के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप उस चीज को एक बार को रेफर कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ की वैसे कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक। आपको बस ये याद रखना है कि ये वही A1 मतलब आपने 3 टर्म्स के लिए उसको वहां पे पढ़ा था, वो इन टर्म्स के लिए भी एप्लीकेबल है। a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस अप टू an bn के होल स्क्वायर से, ठीक है। ग्रेट। अब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, तो वहां पे आपने लिखा था a बाई एक्स इज इक्वल टू b बाई वाई इज इक्वल टू c बाई जेड। यहां पे आप क्या लिख दोगे, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू इसी तरीके से an बाई bn, सभी आपस में बराबर होंगे, तब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले लिया, और इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वी कैन राइट इट यूजिंग दिस इनइक्वालिटी कि ये हमेशा आपने क्या किया, a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो अब आपको क्या करना है, a1 b1 x प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2y प्लस 3z का, ये हमेशा करेक्ट हो, ठीक है। तो ये इस तरीके का एग्जांपल हो गया। अब इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी व्हेन x by 1 इज इक्वल टू y by 2 इज इक्वल टू z by 3, ठीक है। तो लगभग इतनी बात तो हम पहले भी कर चुके हैं फंडामेंटल्स 1 के टाइम पे। अब हम आगे का पोर्शन देखते हैं और ये समझते हैं कि किस तरीके की इनइक्वालिटी अगर हमसे पूछी जाए कहां पे इसका यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। वहां पे हमने कुछ इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने में भी इसका यूज कर लिया था, ठीक है। ध्यान रहना चाहिए, ये पढ़ाया गया है, याद होना चाहिए। तो वहां पे इक्वेशन सॉल्विंग में भी आपको इसका यूज मिल गया था। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि यहां पे भी हम किस चीजों की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स का एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया है और दूसरा उन्हीं वेरिएबल्स के स्क्वायर्स का सम दिया गया है, क्या कहा गया, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स का सम मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम वेरिएबल्स एंड लीनियर एक्सप्रेशन
इन सेम वेरिएबल्स इज रिलेटेड, ठीक है, रिलेट कर दिया गया हो, या फिर एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो और दूसरे की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ली गई हो, ठीक है। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम वेरिएबल्स एंड लीनियर एक्सप्रेशन इन सेम वेरिएबल्स इज रिलेटेड इन क्वेश्चन, then apply Cauchy's inequality, ठीक है, ये पॉइंट आपका होगा, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड आपके रियल नंबर्स हैं, 2x प्लस वाई प्लस 3z, एक्स वाई जेड में एक लीनियर रिलेशन आपको गिवन है और आपको सम ऑफ स्क्वायर्स की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद आना चाहिए कि एक लीनियर रिलेशन के थ्रू हम इस पे कमेंट कर रहे हैं, दैट मींस कॉचीज इनइक्वालिटी का यूज होगा, ठीक है। अब क्या करें, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम बना लेते हैं। अब ये कैसे जनरेट होगा, ये इन दोनों में से ही कोई टर्म हो सकती है, सम ऑफ स्क्वायर्स, इधर तो लीनियर वाली चीज आएगी ना, तो आप उसी तरीके से इसका अरेंजमेंट लिख दो। आपने इधर लिख दिया कि आपको इधर लीनियर वाली चीज चाहिए, तो लीनियर वाली चीज आपने इधर लगानी ही है, 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है, होल स्क्वायर। लीनियर वाली चीज आपकी इस साइड रहेगी, ठीक है। इधर तो आपके सम ऑफ स्क्वायर्स हैं ही, तो सम ऑफ स्क्वायर्स में देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, यही चाहिए ना, ठीक है। अब कॉचीज इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये दूसरा ब्रैकेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करेंगे, आपके पास एक x है, यहां पे आपका 2x है, तो इसका मतलब 2 से इस x का मल्टीप्लीकेशन हुआ हो, ऐसा कुछ रहा होगा ना भाई। देखो a1 b1 ही तो वहां पे आ रहा है, तो a1 तो x है, आपको a1 b1 पता है 2x, तो इसका मतलब b1 को क्या होना पड़ेगा 2। इसी तरीके से आपका यहां पे a2 है 2y, आपको पता है a2 b2 कितना हो रहा है y, तो b2 कितना हो गया 1/2, प्लस यहां z है आपका, मान लीजिए a3 आपका z है, a3 b3 कितना है 3z, तो आपको b3 कितना चाहिए 3, तो 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहां से देख लीजिए कि ये वैल्यू आपको चाहिए थी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये कितना है 4 प्लस 9 13 प्लस 1/4, तो 53/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3z, कितना था दिया था ना 9, हाँ 9 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप निकाल सकते हो यहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 9 स्क्वायर इंटू 4/53 के बराबर होगी, ठीक है। तो बस इतना ही टाइम हमें देना है कॉचीज इनइक्वालिटी के ऊपर। क्या किया हमने कहा एक ब्रैकेट और लीनियर एक्सप्रेशन, ये दो तो हमें दिए गए होंगे, जो हमें चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स, जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो इधर। हमें एक ब्रैकेट खुद से बनाना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपने यहाँ पे x का स्क्वायर था, यहाँ पे 2x दिखा आपको, तो a1 आपका x है, a1 b1 ने 2x बनाया है, मतलब b1 को क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा। 2y था, ठीक है, यहां y चाहिए तो आपको हाफ से मल्टीप्लाई चाहिए। z था, आपको 3z चाहिए तो मतलब आपको 3 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कॉचीज इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर सकते हो, ऑल्दो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन वी हैव डन इट, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड। तो अराउंड 40 क्वेश्चंस का अपन ट्राई करेंगे सबसे पहले, 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने का, नहीं सिर्फ आज के लेक्चर में 40 नहीं, लेकिन 2 लेक्चर्स मिला करके अपन ट्राई करते हैं पहले 40 क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट एवरेज ऑफ n sin n डिग्री, है ना, n डिग्री वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 180, है ना, इज कॉट 1 डिग्री, ठीक। और सेकंड समेशन ओवर k cos k डिग्री, k इज इक्वल टू 0 टू 359, ये दोनों आपको सम फाइंड आउट करना, मतलब दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक। तो शुरू हुए अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, n sin n डिग्री। अब इसका समेशन ना तो कोई जनरल टर्म है, ना तो AP है, ना तो GP है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 sin 1 डिग्री प्लस 2 sin 2 डिग्री प्लस 3 sin 3 डिग्री, कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहा है। तो अपन एक चीज देख सकते थे यहाँ कि अगर हम समेशन ओवर n sin n डिग्री करते हैं, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें हम, n इक्वल टू आपका कहां से कहां तक है
1 से लेके, ठीक है, 180 तक है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n साइन n डिग्री और 0 से 180 कर दूं तो कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 0 ने क्या दिया होगा? 0 ने दिया होगा 0 इंटू साइन 0, तो 0 ही रहेगा ना। तो n इक्वल टू 0 से 180 डिग्री लिख दो, चाहे n इक्वल टू 1 से 180 डिग्री लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 ने यहां पे कंट्रीब्यूट ही क्या किया? 0, ठीक है। लेकिन उसने बेनिफिट बना दिया क्या? a प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी, जो पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था, a प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी के लिए अब ये रेडी हो गया। कैसे? हमने देखा कि ये 0 प्लस 180 है, तो 180 माइनस n से इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब साइन 180 माइनस थीटा अगर यहां पे हो जाए, a प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगाते हो, तो दिस थिंग कैन अगेन बी रिटेन एज, अगर ये आपका s है तो दिस s कैन अगेन बी रिटेन एज समेशन ओवर n इक्वल टू 0 से 180, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होता है, n की जगह पे 180 माइनस n, 180 माइनस n, ठीक है, ठीक है, 180 माइनस n साइन 180 माइनस n डिग्री, ठीक है। तो साइन n डिग्री और साइन 180 माइनस n बराबर ही होंगे ना, तो आपके पास ये कितना आया? समेशन ओवर 180 माइनस n साइन n डिग्री, n इक्वल टू 0 से 180। तो ये भी आपका s है, ये भी आपका s है, दोनों को ऐड कर लो। तो दोनों का एडिशन अब करने से बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ आपका, ये बन गया समेशन ओवर 180 साइन n डिग्री, n इक्वल टू 0 से 180। सॉरी, ये मैं डिग्री बार बार लगा दे रहा हूं, जबकि n आपका 180 है, ठीक है। तो अब आप देखो 180 तो कांस्टेंट होके बाहर निकल आएगा, और समेशन के साथ बचा साइन n डिग्री, n इक्वल टू 0 से 180, ठीक। तो s कितना हुआ? s हो गया आपका 90, है ना, 2 से 180 कट गया। बाकी ये अंदर क्या लिखा हुआ है भाई? अंदर लिखा हुआ है साइन 0 प्लस साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री, है ना, अप टू साइन 180 डिग्री, यही लिखा हुआ है। तो ये तो साइन के टर्म्स में एक एपी लिखी हुई है ना, साइन की एपी का सम करना आपको आता है, आप वो कर दीजिए। कैसे करते हैं? साइन एपी है 1 की, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ये 1 डिफरेंस वाली एपी है। तो 1 एंगल की डिफरेंस है, कितने नंबर्स लिखे हुए हैं? 181 एंगल्स टर्म्स लिखे हुए हैं, 0 से लेके 180 तक, ठीक है, ठीक है। तो 181 टर्म्स लिखे हुए हैं। मैं काम करता हूं, इसका तो कोई काम है नहीं साइन 0 का, तो इसको हटा ही देता हूं, 180 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। और अब आपका फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन आप क्या करते थे? n बीटा बाई 2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू बीटा बाई 2, बीटा मतलब 1 डिग्री बाई 2, ठीक है। n बीटा बाई 2 नीचे, साइन बीटा बाई 2, तो 1 डिग्री बाई 2, ठीक है, ठीक। उसके आगे साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 181 डिग्री बाई 2, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमें चूंकि एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो टोटल को डिवाइड कर दिया हमने किसने से? 180 से, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहां से आपके पास साइन 90 है, साइन 1/2 है, साइन ये भी कितना है? 90 प्लस 1/2, ठीक है। साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। तो ये आपका सम निकल आया। सम निकल आया तो आप एवरेज निकाल सकते हो। तो एवरेज के लिए आपने क्या लिखा? आपने लिख लिया इसको 90 इंटू साइन 90 हो गया ये 1 अपॉन नीचे साइन 1/2, अच्छा साइन 181/2 मतलब कॉस 1/2, ठीक है। साइन 90 प्लस 1/2 तो कॉस 1/2, ठीक है, इतनी बात। और आपके पास नंबर्स कितने थे? तो नंबर्स थे आपके पास 180, तो एवरेज के लिए आपने 180 से डिवाइड कर लिया। तो यहां से कहानी क्या आ रही है? कॉस ऑफ हाफ अपॉन 2 साइन हाफ, ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये चीज आपके निकल करके यहां से आ जा रही है हाफ कॉट हाफ डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एवरेज हो गया, ठीक।
सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको देखो, आपको 0 से 359 है, a प्लस बी माइनस आर लगाने जाओगे तो 359 माइनस के उसका कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए कोई फॉर्मूला आपका इस मतलब जैसे यहाँ 180 माइनस एन बन गया, वैसे 359 माइनस के का कोई मतलब नहीं होता। तो हम इसको क्या करें, हम इसको k इक्वल टू 0 की जगह पे k इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, k इक्वल टू 1 से 359। अब हमारा 1 प्लस 359 360 का जुगाड़ हो गया, और k cos, ठीक है, k डिग्री प्लस आपने यहां 1 से स्टार्ट किया तो 0 वाली टर्म को अलग से लिखना पड़ेगा, लेकिन k इक्वल टू 0 वाली टर्म क्या बनेगी, 0 इंटू कॉस 0, जो कि एनीवे 0 ही है। ठीक है, तो आपका बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ था, k cos k डिग्री k इज इक्वल टू 1 से 359। अगर ये आपका s है तो इसी s को कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगा करके 1 प्लस 359 360 माइनस के और cos 360 माइनस के डिग्री लिख सकते हो। तो cos 360 माइनस के इज अगेन cos k, सो s ये भी है, s ये भी है, दोनों का एडिशन 2s इज इक्वल टू 360। ठीक है, 2s इज इक्वल टू k और 360 माइनस के 360, और ये दोनों तो सेम ही थे ना cos, तो cos k डिग्री समेशन, और k इज इक्वल टू 1 से 359। ठीक है आपकी बात। अब यहां से s आपका निकल आया, s आपका 180, ठीक है, समेशन ओवर cos k डिग्री k इज इक्वल टू 1 से 359। जैसे इस बार साइन की एपी आपने लिखी है, वैसे इस बार कॉस की इस एपी का सम आपको बस लिख देना था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1 एंड सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 369। फर्स्ट एंड 9 टर्म ऑफ जीपी कोइंसाइड विद फर्स्ट एंड 9 टर्म ऑफ एपी, फाइंड 7 टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ 4। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन करिए, आसान क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, है ना, तो आसानी से आपसे सॉल्व होना चाहिए, करिए इसको ट्राई। देखिए सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, सोल्यूशन के लिए देख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है और सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 369। मतलब आपको दिया गया S9 इज इक्वल टू 369 एंड S9 कैन बी रिटन एज n by 2 2a प्लस n minus 1 दैट इज 8 इंटू d, राइट। तो आपके पास कितना आ गया, d इज इक्वल टू 10 यहां से, है ना। मतलब आपको एपी का कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अगर आपको एपी का कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो आपको एपी का 9th टर्म भी पता लग जाएगा। 9th टर्म एपी की क्या हो गई, T9 फॉर एपी। एपी कहें या जीपी कहें, दोनों के लिए सेम ही है ना, क्योंकि उसने क्या रखा है कि फर्स्ट और 9 टर्म जीपी की और एपी की सेम है। तो T9 देखिए, T9 एपी के एंगल से अगर देखें, एपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए क्या आएगा, T9 विल बी इक्वल टू a प्लस 8d। a कितना है आपका, a आपका 1 गिवन था, प्लस 8d मतलब 10, सो 81। ये आपका T9 हो गया। T9 आपका 81 है और आपको T1 दिया गया है 1, ठीक है। जीपी के लिए भी यही T1 है और यही T9 है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप फर्स्ट टर्म 1 इंटू कॉमन रेशियो रेज टू पावर n माइनस 1 करते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू 81। यहां पे जीपी के हिसाब से n कितना है, 9, तो यहां 9 लग जाएगा। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। r कितना आ गया आपका, √3 के बराबर आ गया। अगर आपका r निकल आया तो अब जीपी की टर्म आप निकाल सकते हो। तो T7 विल बी इक्वल टू AR7 माइनस 1, तो a आपका खैर 1 ही था, इंटू r कितना, √3 की पावर 6। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था फर्स्ट, ठीक है, ये होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन सेट ऑफ 4 नंबर्स फर्स्ट 3 आर इन जीपी एंड लास्ट 3 आर इन एपी। ठीक है, जो एपी के टर्म्स है, सपोज जैसे ABCD 4 चीजें हैं, है ना, उनमें से पहली 3 जीपी में है, लास्ट की 3 एपी में है, और जो एपी में है उनका कॉमन डिफरेंस 6 है। ऐसे में कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर इज सेम एज फोर्थ, मतलब जो आपका A है और D है ये दोनों बराबर ही हैं। ABCD थे तो फर्स्ट और फोर्थ नंबर बराबर है, A इज इक्वल टू D। ऐसे में आपको चारों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, इसको ट्राई कीजिए आप। ठीक, मैं सोल्यूशन कंटिन्यू करता हूं। आप देखो 4 नंबर्स हैं, पहले 3 जीपी में है, तो पहले 3 जीपी में है, दैट मींस A AR स्क्वायर। ठीक है, लास्ट 3 एपी में है। ठीक है, तो मैं ऐसे बल्कि ऐसे लिखता हूं, हाँ, AR स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट मान लो D था। ठीक, पहले 3 जीपी में, लास्ट के 3 एपी में।
तो अब अगर मान लो तुम ये कहते हो d एक अलग सा ही टर्म हो जाएगा, बेहतर रहेगा अगर हम इसे इन्हीं a और r के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए। तो अगर ar स्क्वायर और d ap में है तो इसका मतलब क्या है, 2ar स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ar प्लस d, दैट मींस d कैन बी रिटन एज 2ar स्क्वायर माइनस ar। तो आपके पास नंबर्स क्या है, ar स्क्वायर 2ar स्क्वायर माइनस ar, ये आपके पास नंबर्स हो गए। ठीक है, अब आपके चारों नंबर्स a और r के टर्म्स में ही दिखाई दे रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या गया कि ये जो टर्म्स AP में थे इनका कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 6 है। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस 6 है तो अपन देखते हैं क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए। अपन ये बोल सकते हैं ना कि इन दोनों का डिफरेंस 6 होगा। तो एक रिलेशन आपके पास आ गया कि ar स्क्वायर माइनस ar शुड बी इक्वल टू 6। ठीक, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे दी गई, ये बता दिया गया कि फर्स्ट और फोर्थ नंबर इक्वल है। तो एक इसको भी यूज कर लीजिए कि हमारे पास a शुड बी इक्वल टू 2ar स्क्वायर माइनस ar, a कॉमन ले लिया तो आपके पास बन गया 2r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 इक्वल टू 0। a तो 0 नहीं है, a 0 नहीं है ना, a 0 हो जाएगा भाई तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a 0 नहीं है, इसका मतलब इसे ही 0 होना पड़ेगा। तो यहां से आपका आ गया 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 1 और एक और आ गया आपके पास माइनस 1/2। तो r के लिए दो चांसेस आए, या तो r 1 हो जाए या तो r माइनस हाफ हो जाए। अब आपको सोचो अगर r 1 हो गया तो सब ये सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये टर्म क्या हो जाएगी, मतलब चारों ही टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन कॉमन डिफरेंस भी बोल रखा है उसने, कॉमन डिफरेंस 6 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब r इक्वल टू 1 तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर r इक्वल टू 1 होगा तो ये सब बराबर हो गए और फिर कोई कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। अब बात करते हैं माइनस हाफ की। तो जब आप r जो है माइनस हाफ है, इफ r इज इक्वल टू माइनस हाफ, अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये दो टर्म्स जैसे हैं इनका कॉमन डिफरेंस कितना रहे, 6 रहे। तो ar स्क्वायर माइनस ar इज इक्वल टू 6। ठीक है, दैट मीन्स a/4 प्लस a/2 है ना, a/4 प्लस a/2 इज इक्वल टू 6। तो 3a/4 इज इक्वल टू 6, so a इज इक्वल टू 8। a आपका कितना हो गया, 8 के बराबर हो गया। अब आप सारे टर्म्स लिख सकते हो, a अगर आपका 8 है, r आपका माइनस हाफ है, तो आप सारे टर्म्स लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अपने से होने चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर हम थोड़ा गिवन चीजों को कम से कम वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, समेशन आपको निकालना है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 अपॉन 2 रेज टू पावर n का, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो आप इसको सोचो सबसे पहले कि किस तरीके की टर्म्स जनरेट हो रही हैं और उसके बाद हमें कैसे इनका एडिशन करना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों ही समेशंस आपको दिख ही रहे हैं, दोनों ही आप ट्राई कीजिए एक एक करके। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। आप देखो इसका अगर टर्म्स में लिखूं तो n इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग बन क्या रहा है भाई, सिंपल सी बात है, ये कोई डेफिनेट सी कोई जेन्युइन सी ऐसी सीरीज तो है नहीं जिसपे आप समेशन डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल सको। ठीक है, आप समेशन डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 इंटू 2 की पावर माइनस n ये हो सकता है, n इंटू 2 की पावर माइनस n वो तो कोई डेफिनेट सीरीज है नहीं, n स्क्वायर इंटू 2 की पावर माइनस n का समेशन वो भी ऐसी कोई सीरीज नहीं है। तो आपको टर्म्स लिख करके देखना ही पड़ेगा। तो आप n इक्वल टू 1 रखो मान लो, तो n इक्वल टू 1 रखने से बनेगा क्या, बनेगा आपका 6 अपॉन 2 रेज टू पावर 1 प्लस। ठीक है, उसके बाद देखो आप n इक्वल टू 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या बनेगा, 4 प्लस 3 7 और 7 प्लस 4 11 अपॉन 2 स्क्वायर। फिर देखिए 3 रखिएगा तो 9 प्लस 6 प्लस 3 18 है ना, अपॉन 2 रेज टू पावर 3। फिर 4 रखोगे तो कितना आएगा, 16 प्लस 8 प्लस 3 मतलब 27 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होगा। इनफाइनाइट तक जाना है, इसलिए हमें लास्ट टर्म्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एनीवे लास्ट में कैंसिल ही होना है। ठीक है, तो आप देखिए s आपके पास इस तरीके का आ गया, इसको देख के क्या पता चल रहा है, कुछ AGP जैसी चीज है क्या, देख सकते हो आप 6 और 11 का गैप 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, मतलब ये AP अभी है नहीं,
लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो एपी में है। ऐसा है, इनके जो डिफरेंसेस हैं वो एपी में है, तो प्रोसेस तो एजीपी वाला ही फॉलो करना होगा, लेकिन 2 बार करना होगा। बताया गया था एजीपी वाला प्रोसेस ही लगेगा, लेकिन 2 बार लगेगा। तो अब आप देखो, अब आप क्या करोगे, एजीपी वाले प्रोसेस के लिए जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो जीपी का कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट करके लिखा 6/2 स्क्वायर 11/2 क्यूब प्लस 18/2 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लिया तो s/2 आ गया, जो कि कितना होगा 6/2 की पावर 1 प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 क्यूब प्लस 9/2 रेज टू पावर 4 अप टू, ऐसे ही चलता रहा। ये आपका s/2 हुआ। अब आपको क्या दिख रहा है कि चलिए ये वाली टर्म तो अलग ही है, लेकिन उसके बाद की टर्म जो है वो प्रॉपर एजीपी बना रही हैं। ठीक है, यहां से जो टर्म्स हैं वो एजीपी बना रही हैं। तो अब हम एजीपी वाला प्रोसेस ट्राई करते हैं, इतने पोर्शन का आंसर निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, अपन चाहे तो इसको ऐसे लिख लें, s/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 क्यूब प्लस 9/2 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हो, क्योंकि यहां पे प्रॉपर एजीपी है, मान लीजिए ये s1 मानते तो s1/2 ही लिखते ना, तो अब आप क्या एक अलग से टर्म मानना, इसी को 2 से डिवाइड कर दीजिए। s/4 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो इसको शिफ्ट करके लिखा 5/2 क्यूब प्लस 7/2 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहां से देखो कितना आ गया, डिफरेंस लो, s/4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब प्लस 2/2 रेज टू पावर 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये सिंपल सी एक जीपी है इनफाइनाइट, इसका आप सब निकाल सकते हो और आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि इसको आप भूल जाओ, आप अलग से ये क्वेश्चन ट्रीट करो, इतना पोर्शन है ना इसके आगे वाला, और इसका आप सब निकाल लो, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक, तो यहां पे हम बेसिकली क्या समझना चाह रहे हैं कि एजीपी वाला प्रोसेस तब भी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास इस तरीके की क्वाड्रेटिक जनरल एक्सप्रेशन बन रही हो। ठीक है, लेकिन एजीपी वाला प्रोसेस आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 रेज टू पावर n, ये तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, जीपी का, जीपी के टर्म्स यहां से आएंगे 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये सब जो उसका न्यूमरेटर दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि न्यूमरेटर का मतलब है कि ये एक ऐसी सीरीज बनेगी जिसके टर्म्स का डिफरेंस एपी में होगा। ठीक है, तो एजीपी वाला प्रोसेस आप 2 बार अप्लाई करेंगे। लीनियर भी हो सकता है, अगर लीनियर रहा तो लीनियर का मतलब तो सीधा होता है, लीनियर टर्म का मतलब है एपी इन्वॉल्व थी। ठीक है, लीनियर किसको बोलते थे हम, एन के टर्म्स में लीनियर एक्सप्रेशन बनता था जनरल टर्म की जब हम बात करते थे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। सेकंड, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे, है ना, टीएन क्या है, इस फॉर्म में तो कुछ हो नहीं रहा, तो टीएन आपने लिखा, टीएन आपका कितना आएगा, टीएन आपका लिखा हुआ है √1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद वाली टर्म n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप देखो, अगर आप इसमें एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या बन रहा है, एलसीएम भाई आपको डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कैसे करें देखते हैं। तो ये देखिए आप, n² n+1 का होल स्क्वायर प्लस n² है ना, और अपॉन n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। अब आप देखो क्या हो गया, यहां से आपको क्लिक किया कि डिनोमिनेटर तो चलो परफेक्ट स्क्वायर, जब तक ये अंडर रूट के अंदर चीजें रहेंगी तब तक तो डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना बहुत टफ है। तो ये देखो डिनोमिनेटर तो आपका अंडर रूट से फ्री हो रहा है, डिनोमिनेटर आपका सिंपल n+1 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में ही टेंशन है। अब न्यूमरेटर की टेंशन कैसे कम करें वो देख लेते हैं। न्यूमरेटर में तुम ऐसे देख सकते हो, थोड़ा सा यहां पे मैनिपुलेशन है और ये इंपॉर्टेंट है मैनिपुलेशन जो अभी हम करने जा रहे हैं। क्या है ये, आप देखो, इतने पहले इस पोर्शन को आप लिख सकते हो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इनका मल्टीप्लीकेशन करके n² प्लस n, तो ये पूरी टर्म को हटा के मैंने लिख दिया n² प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस देखिए आगे n² प्लस 2n+1 और यहां से n² और, तो ये आगे बन गया आपका 2n² प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ गया, n इंटू n+1। ठीक है,
अब इसमें भी आप अगर देखें तो आपको एक चीज नोटिस होगी, ए स्क्वायर 2a और प्लस 1 बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्लब किया इन दोनों को, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बना, इसमें से इतना पोर्शन हमने अलग निकाल लिया, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो ये क्या है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, a प्लस 1। ए आपका ये था, ए आप लिख ही लो एक बार, ए आपका n स्क्वायर प्लस n था, प्लस 1 अलग से है, और डिवीजन में आपका कितना आ रहा था, n प्लस 1। ठीक है, स्प्लिट कर लें, आप स्प्लिट करेंगे तो देख सकते हो n स्क्वायर प्लस n, नीचे भी n स्क्वायर प्लस n ही है, प्लस 1 अपॉन ये n इंटू n प्लस 1, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, तो tn आपका आ गया 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। इसका समेशन ये तो आप कर ही लेते हो। ठीक है, tn 1 है तो sn कितना होगा, sn में आप देखो, sn विल बी इक्वल टू समेशन ओवर 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ध्यान रहे 1 का समेशन अलग होगा, 1 का समेशन आपका n आ जाएगा, और ये वाला आपने vn मेथड में सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्विकली कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से 2 क्वेश्चन है, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड सेकंड है आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल इनफाइनाइट जीपीज। 2 डिस्टिंक्ट रियल इनफाइनाइट जीपीज हैं, दोनों का सम 1 है ना, इनफाइनाइट टर्म्स का, और सेकंड टर्म दोनों ही सीरीज का सेम रहता है। थर्ड टर्म किसी एक सीरीज की थर्ड टर्म 1/8 है, तो सेकंड टर्म हमें लिखना है इस पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, तो आप दोनों ही क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एक एक करके, बढ़िया क्वेश्चंस हैं दोनों ही। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें क्या लिखा था, 2000 x रेज टू पावर 6 प्लस 100 x रेज टू पावर 5 प्लस 10x क्यूब प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका लिखा होगा। अब आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप सिंपल तरीके से इसका सोल्यूशन निकालने जाओ तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, ऐसे कोई इक्वेशन सॉल्विंग वाली चीज तो यहां पे दिख नहीं रही, कोई फैक्टर वगैरह दिख जाए, लेकिन अगर आप ऐसे सोचो इसे, 2000 x रेज टू पावर 6 माइनस 2, इसको एक साथ कर लिया, और इज इक्वल टू, और बल्कि इज इक्वल टू क्या, इसी साइड कर लेते हैं, है ना, इतना पोर्शन x प्लस 10x क्यूब प्लस 100x रेज टू पावर 5, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 1000 x रेज टू पावर 6 माइनस 1 प्लस, यहां से देखो आप, यहां से आप देख सकते हो x आपका फर्स्ट टर्म है, एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 10x स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 10x स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 10x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको देखो 1000x की पावर 6 यहां भी बनने लग गया माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास चीज क्या आ गई, ये 1000x की पावर 6 माइनस 1, यहां भी वही, तो 1000x रेज टू पावर 6 माइनस 1 आपका कॉमन बचा, आपके पास 2 प्लस यहां से आपके पास बचता है x अपॉन 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपका क्या आया, यहां से आया x की पावर 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000, आप निकाल सकते हो इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, और अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 10x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसके रूट्स तो आदमी कैसे निकालेगा, एक बार को क्वाड्रेटिक बना करके, तो 20x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब आप यहां से इसके भी रूट्स देख सकते हो, अगर एग्जिस्ट करते हैं, करेंगे क्या, तो हाँ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही ट्रिक थी कि आपको ये वाला पोर्शन आपको ऐड करना पड़ रहा है जीपी के फॉर्म में, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इजीली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक थी यहाँ। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल इनफाइनाइट जीपीज हैं, सभी का सम 1 है ना। तो एक का मान लेता हूं मैं a और कॉमन रेशियो स्मॉल r, है ना, इनका 1 हो गया। फिर कैपिटल A अपॉन 1 माइनस कैपिटल R, ये भी आपका 1 हो गया। ठीक, सेकेंड टर्म दोनों की सेम है, तो इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी, AR, इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी, A कैपिटल R होगी। फाइंड थर्ड टर्म दिया हुआ है 1/8, तो मान लिया मैंने कि किसी भी का एक का मान लो AR स्क्वायर ही सपोज, ये 1/8। ठीक है,
अब यहां से आपको सेकेंड टर्म निकालनी है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आर पता करना पड़ेगा आपको, ए पता करना होगा। देखते, तो आप देखिए यहां से क्या आप बोल सकते हो कि ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये दो इक्वेशंस और दो अननोन्स दिख रहे हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 1/8 आर स्क्वायर, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब 1/8 आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर, ऐसा ही बन जाएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से आपकी क्यूबिक बन रही है, क्यूबिक कैसी, 8 आर स्क्वायर माइनस 8 आर क्यूब इज इक्वल टू 1, सो इट इज 8 आर क्यूब माइनस 8 आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, इसके रूट्स क्या होंगे, तुक्का थोड़ा लगाना पड़ेगा ना, हिट एंड ट्रायल। तो r इज इक्वल टू 1/2 आप देख सकते हो इसका रूट है, ठीक है। चेक कर लेंगे अपन हिट एंड ट्रायल के अलावा, और कोई मेथड है नहीं वैसे अपने पास, ठीक। तो अगर r माइनस हाफ इसका एक रूट है, दैट मीन्स कि 2r माइनस 1 इसका एक फैक्टर रहा होगा। r माइनस हाफ कहें या फिर 2r माइनस 1 कहें, बात सेम ही है ना। एक फैक्टर इसका 2r माइनस 1 रहा होगा, तो 2r माइनस 1 इसका अगर एक फैक्टर है, तो आप दूसरा बचा हुआ मतलब 2r माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लीजिए, बाकी की बची हुई क्वाड्रेटिक भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। वो कितनी आ रही है, 4r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने पे 4r स्क्वायर, तो 8r क्यूब माइनस 4r स्क्वायर हो गया। फिर हमारे पास बच जाएगा 2r, ये ऐसा कुछ आ जाएगा 2r माइनस 1 से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स आपके पास आ गए, दो फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब आपका अगला काम क्या है, r निकालना। तो r की एक वैल्यू यहां से मिल रही है हाफ, और यहां से कुछ मिल रहा है रूट वगैरह में। तो r इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16 20/8, सो इट इज 1 प्लस माइनस रूट 5/4, ठीक है। ये आपका स्मॉल r हुआ, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तो a और r हो गए, तो हमें निकालना क्या है भाई, सेकेंड टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म निकालना था। सेकेंड टर्म का मतलब तो क्या हुआ, ए आर स्क्वायर बाई आर, ए आर स्क्वायर बाई आर, यही तो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कहा गया है क्या, टू डिस्टिंक्ट रियल इनफाइनाइट जीपीज ईच हैव अ सम ऑफ 1 एंड हैव सेम सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऑफ वन ऑफ द सीरीज इज 1/8, ठीक है। तो यहां पे तो खैर इस इंफॉर्मेशन का कोई खास यूज हो नहीं रहा है कि सेकेंड, अच्छा ठीक है, यहां से r की कई सारी वैल्यूज मिल रही है ना हमें। तो r इक्वल टू हाफ तो नहीं लेंगे ना, r इक्वल टू अगर हाफ ले लिया, ठीक है, तो r इक्वल टू हाफ ले लिया तो a कितना हो जाएगा, a आपका आ जाएगा 1, नहीं a कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो a हाफ r हाफ, तब तो इस फॉर्म में सेकेंड टर्म नहीं एक्सप्रेस हो पाएगी, तो r इक्वल टू हाफ नहीं लेंगे हम, कौन सा लेंगे 1 प्लस माइनस रूट 5/4, कोई सा भी एक ले लो। तो ए आर स्क्वायर आपका पता था, आप इनमें से r कोई सा भी रख लो, वहां से a की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे हमें ए आर चाहिए था, सेकेंड टर्म मतलब ए आर, तो आप बेसिकली इस एक्सप्रेशन को r से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एबीसी जीपी में है, और log a टू द बेस c, log c टू द बेस b, log b टू द बेस a, ये सारे टर्म्स आपके एपी में है। हमें प्रूव करना है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस 3/2 है, ठीक है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस 3/2 है, ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। थोड़ा लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक। इसमें देखिए सोल्यूशन कैसे हम सोचेंगे। अपन सबसे पहले क्या सोच सकते हैं कि भाई ये इतने सारे बेस लगे हुए हैं अलग अलग, तो अलग अलग बेस रहेंगे तो हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। हमें क्या ट्राई करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारे पास बेस वगैरह सेम हो जाए, थोड़ी चीजें देखने में आसान हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले देखो, आप क्या बोलोगे, अगर ये टर्म्स एपी की हैं, है ना, तो आप लिख सकते हो, पहले तो ये जीपी में है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि तीन वेरिएबल्स ए बी सी यूज करने की जगह हम बोल सकते हैं कि एक ए है, दूसरा ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है। तो हमने ए को ए ही रहने दिया, बी को बोल दिया ए आर, और सी को बोल दिया ए आर स्क्वायर। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल रह गए, कौन कौन से, ए और आर। तो अब चूंकि ये सारी टर्म्स आपकी एपी में है, तो 2 log c टू द बेस b इज इक्वल टू log c, सॉरी उल्टा लिख दिया, log a बेस c प्लस log b बेस a, ऐसा लिख सकते हो,
ठीक, अब आप इसमें देखो 2, अगर मैं सी बी इन सबको ए आर और ए आर स्क्वायर लिख लूं तो मुझे सिर्फ, अब सारी चीजें मुझे सिर्फ ए और आर के टर्म्स में दिखाई देंगी। तो लॉग सी अपॉन लॉग बी ऐसा लिख सकता हूं ना, बेस चेंज करके, लॉग सी बेस 10 लॉग बी बेस 10। इसको लिख सकता हूं लॉग सी अपॉन लॉग ए अपॉन लॉग सी, और इसको लिख सकता हूं लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि बेस 10 लिख के कोई फायदा है क्या। देखो एक बार, c को आप क्या करोगे, c को आप लिख सकते हो ए आर स्क्वायर, b को आप लिख सकते हो ए आर, इसको a रहने दिया, इसको लिख दिया ए आर स्क्वायर, इसको ए आर रहने दिया और नीचे लिख दिया। ठीक, अब आप सोचो यहां बेस 10 रख के कुछ मिलेगा आपको, कुछ कैलकुलेशन इजी होगी नहीं, तो कुछ अपनी चॉइस का बेस रखो ना, ऐसा बेस रखो जिससे कि कैलकुलेशन भी इजी हो जाए। तो क्या रखें हम, बेस a रख ले। तो अगर हम बेस a रख लेते हैं, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, है ना, सब जगह हमने बेस ए अप्लाई कर दिया, तो उससे क्या हुआ, कैलकुलेशन इजी हो गई। कैसे इजी हुई, आइए देखते हैं। 2 इंटू, इसको अब आप लिख सकते हो लॉग ए टू द बेस ए प्लस 2 लॉग आर बेस ए, लिख सकते हो कि नहीं। डिनोमिनेटर को लॉग ए बेस ए प्लस लॉग आर बेस ए लिख सकते हो। ए आर आपका ए और आर के एडिशन में हमने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। ठीक, इज इक्वल टू, यहां से देखो लॉग ए बेस ए 1 हो गया। ठीक, नीचे लॉग ए बेस ए प्लस 2 लॉग आर बेस ए लिख सकते हो, प्लस इसको देखें, है ना, लॉग ए बेस ए, इसको 1 लिख दिया मैंने, चलिए अभी लिख ही लेते हैं, लॉग ए बेस ए प्लस लॉग आर बेस ए, और नीचे लॉग ए बेस ए इज 1। ठीक है, इतनी बात ठीक थी। अब लॉग ए बेस ए जो लिखे हुए हैं इनको 1 ही लिख दो, इनको भी हटा के मैंने 1 ही लिख दिया, यहां भी आपका 1 आ गया, यहां भी आपका 1 आ गया, ये बात ठीक थी। ठीक है, अब आपका पूरा इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन टर्म है, वो कौन सी, लॉग आर बेस ए। चीजें आसान हो गई कि नहीं। तो अब आपने क्या किया, इस लॉग आर बेस ए को टी मान लेता हूं मैं बार बार लिखने की जगह। तो आपके पास देखो 2 इंटू 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 टी प्लस 1 प्लस टी अपॉन 1। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लें। तो एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास इधर आ जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 1, और यहां से आपके पास 2 प्लस 2t या फिर 2 इंटू 1 प्लस टी ही लिख दो, है ना, अपॉन, ऐसा था क्या, नहीं 1 प्लस 2t था, सॉरी 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी। सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें तो आइए करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो 2t प्लस 1 2t प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, क्यूबिक बनेगी, लेकिन घबराना नहीं है। t प्लस 1 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर और प्लस 2t, और 1 से आप करोगे तो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, है ना, ये बात ठीक थी। तो आपके पास यहां से कांस्टेंट 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, ये दोनों कट गए, बाकी क्या बच रहा है, 2t क्यूब बच रहा है, 3 और 2 5t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर मतलब माइनस 3t स्क्वायर, 2t 3t 5t माइनस 8t माइनस 3t, है ना, इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। तो क्यूबिक तो कहने के लिए रह गई, क्योंकि यहां से t आपका कॉमन निकल गया, और t जब कॉमन निकला तो इसने दिया क्या, t इंटू 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t 0 तो नहीं हो सकता, t किसको माना था आपने, लॉग आर बेस ए को माना था ना, और इज इक्वल टू अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि r की वैल्यू 1 थी। तो r की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, तो फिर कॉमन डिफरेंस वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो सारी चीजें 1 1 1 लिखी हुई हैं, है ना, ठीक है बात, एबीसी ये सब सेम हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, t इज इक्वल टू 0 की बात नहीं की जा रही, और t आपका 0, हाँ ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम यही है। अब आपने कहा कि इससे तो चलो t कुछ आ जाएगा, लेकिन t तो निकालना ही नहीं था, हमें क्या करना था, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालें कैसे, तो
कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखो यहां से आपका ये इतना इंपॉर्टेंट चीज मिला है। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या बोला जाएगा? कॉमन डिफरेंस विल बी दिस माइनस दिस, बोल सकता हूं। तो अब आप सब log r और a के टर्म्स में, मतलब a और r के टर्म्स में आप दिस माइनस दिस कर दो, तो d कैन बी रिटन एज, देखो क्या लिखोगे, log c भी है ना, तो log a ar स्क्वायर अपॉन log a ar है ना, log c अपॉन log b, ये लिख दिया। माइनस इधर से तो log a टू द बेस a log c टू द बेस a, ऐसा लिख दिया। तो आपके पास ये बना क्या, आपके पास ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस t माइनस ये 1 अपॉन c, तो चलिए खैर क्या था, a r स्क्वायर था, तो ये भी 1 प्लस 2t। ठीक है, ये आप सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो ये बन गया आपका 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 माइनस 1 माइनस t अपॉन यहां से आ गया 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ठीक, अब आप देखो ये क्या बन गया, 4t स्क्वायर प्लस 3t है ना, 4t स्क्वायर प्लस 1 यहां से है और माइनस 3t बना। तो आगे देखो 4t स्क्वायर प्लस 3t है ना अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। अब ये बन रहा है आपका एक्सप्रेशन, क्या आ गया, यहां पे मैं कर देता हूं 4t स्क्वायर प्लस 3t न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपका आ गया 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ठीक है, ये आपका d है इन टर्म्स ऑफ t। तो ये कैसे निकालें आप, आपको तो ऐसा कुछ लाना नहीं था, तो आप इस रिलेशन को यूज कर लो। क्वाड्रेटिक में हमने ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक को लीनियर में बदला जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 2t स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर ये टर्म आपकी 0 है तो आई कैन राइट डाउन 2t स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3t प्लस 3। तो 2t स्क्वायर को आप लिख दो 3t प्लस 3, तो ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपके पास इसको लिख दोगे 60 प्लस 3 प्लस 3t। ठीक है, 60 प्लस 6 इनफैक्ट 2t स्क्वायर इज 3t प्लस 3, सो 4t स्क्वायर इज 60 प्लस 6 अपॉन प्लस 3t। और नीचे आप देखो तो 2t स्क्वायर को फिर से रिप्लेस कर दो 3t प्लस 3 से, है ना, तो ये बन गया 6t प्लस 4। ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर कितना हो गया 9t प्लस 6, डिनोमिनेटर कितना हो गया 6t प्लस 4, तो आंसर कितना आ गया 3/2। ये आपका करेक्ट आंसर यहां से निकल रहा है। तो क्या हुआ, मल्टीपल कंसेप्ट आपको यूज करने पड़े। पहले आपने वेरिएबल कम किए, ठीक है, एबीसी था, ए और आर में कन्वर्ट किया, फिर आपने इस तरीके से एक रिलेशन एस्टेब्लिश की, ठीक, लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के, फिर आपके पास जो रिलेशन आया डी आपको जो चाहिए था उसको भी आपने टी के टर्म्स में लिखा, और फिर आपने क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करके ये निकाला है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि टी की वैल्यूज निकालें, लेकिन वो बहुत गंदी आएंगी, ठीक है, तो फिर उनसे ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, इसीलिए हमने इस क्वाड्रेटिक को लीनियर में बदल बदल के इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन है, नॉन जीरो रियल नंबर्स एबीसी आर इन एचपी एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, a लेस देन b लेस देन c, a इज इक्वल टू 20 एंड b डिवाइड्स c। ठीक है, फाइंड सच ट्रिपलेट्स, कितने ऐसे ट्रिपलेट एबीसी के बनाए जा सकते हैं वो आपको काउंट करने हैं। तो आप देखिए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, है ना, मैं इसके सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहां एबीसी एचपी में कहा गया, ओके, सो अगर एबीसी एचपी में है तो हम क्या जानते हैं, b विल बी इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c, राइट, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। अब a 20 दिया हुआ है तो यूज कर ही लो, 40c अपॉन 20 प्लस c। ठीक, ये आपका b है। अब एक और इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हम यूज नहीं कर पाए हैं, क्या क्या है वैसे, एक तो ये नहीं यूज कर पाए कि ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और हम ये भी नहीं यूज कर पाए हैं कि b डिवाइड्स c। तो b डिवाइड्स c कहने का मतलब क्या है, इस बात को हम कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होगा ना कि c इज इक्वल टू सम इंटीजर इनटू b, यही मतलब है, b डिवाइड c, दैट मींस कि c इज इक्वल टू सम इंटीजर इनटू b, है ना, और ऑफ कोर्स लैम्डा इज नॉन जीरो। ठीक है, तो आप c को लैम्डा b लिख दो, तो b इज इक्वल टू 40 लैम्डा b अपॉन 20 प्लस लैम्डा b, ऐसा बन गया ना। ठीक है,
जहां आपको पता है कि लेमडा कैसा था, इंटीजर था, आपको पता है कि लेमडा कैसा है, इंटीजर है, और ऑफ कोर्स वो 0 नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़े अपन ने ये बोला कि अब क्या करें, तो अब इस कंडीशन के बारे में सोचते हैं कि लेमडा इंटीजर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यही आपका मेन क्वेश्चन का पॉइंट है, लेमडा इंटीजर कैसे बना सकते हैं, ये हमें देखना है बेसिकली। ठीक है, इसी बात को बाकी सारी चीजों के पीछे एक तरीके से रखा गया है। तो आप देखिए यहां से लेमडा को लिखें अगर हम, तो यहां से क्या बन रहा है आपके पास 40c और यहां से आपका लेमडा भी। ठीक है, ओके, तो अब हम ट्राई करते हैं लेमडा को लिखने का। अच्छा, बी भी आपका इंटीजर ही है। ओके, तो देखिए एक बार क्या बन रहा है, 20b प्लस लेमडा बी स्क्वायर माइनस 40 लेमडा बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, बी से बी तो साफ कर सकता हूं ना, बी तो नॉन जीरो है, और अगर जीरो नहीं है ये तो बी से बी को साफ किया जा सकता है। दैट मीन्स आपका बना 1 इज इक्वल टू 40 लेमडा अपॉन 20 प्लस लेमडा बी। मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से आ गया आपका 20 प्लस लेमडा बी इज इक्वल टू 40 लेमडा। अब आपको चाहिए ऐसे लेमडा और बी के कौन से इंटीजर्स बन सकते हैं। तो आपने क्या किया, ऐसे देख लो, लेमडा कैसे लिख सकते हो, लेमडा कैन बी रिटन एज 20 अपॉन, है ना, इसको इस साइड भेज दें, 40 माइनस बी। लेमडा इज इक्वल टू 20 अपॉन 40 माइनस बी। आपको लेमडा इंटीजर चाहिए, बी भी इंटीजर चाहिए। आप सोचो कि बी की ऐसी कौन कौन से इंटीजर्स वैल्यू मैं रख सकता हूं जो कि लेमडा आपका एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, मतलब ये क्वांटिटी आपकी इंटीजर आ जाए। तो आप देख सकते हो बी कैन बी इक्वल टू 35, राइट, बी आपका 35 हो सकता है, और भी हो सकता है, मतलब 35 मुझे ऐसे ही स्ट्राइक कर गया, 39 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, 36 भी हो सकता है ना, 20/4 20/5 तक पहुंच गए, है ना, 20/5, 20/5 के बाद और आगे कहां इंटीजर बनेगा, 20/10 पे बनेगा, 30 भी हो सकता है ना, बस, या फिर 20/20, मतलब b इज इक्वल टू 20 हो जाए, लेकिन b इक्वल टू 20 तो हो नहीं सकता, क्योंकि b इक्वल टू 20 होगा तो a लेस देन b वो नहीं रह जाएगा, तो इसको तो हटा ही देते हैं अपन। ठीक है, तो ये चलिए, ये आपके पास b की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ठीक है, इनसे काम तो बनेगा नहीं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये b है तो c क्या है भाई, c भी तो देखना है हमें। तो c आपका था लेमडा b, और लेमडा b अगर आप देखोगे, ठीक है, मतलब यहां से अगर आप b को 35 रखते हो तो आपके पास लेमडा कितना आता है 4, तो c कितना हो गया 4b। ठीक है, इस केस में जब आप b को 39 रखते हो तो लेमडा कितना आता है 20, तो c कितना हो गया 20 इंटू 39। फिर b को जब आप 38 देखते हो तो ये कितना आता है 10 इंटू b, तो 10 इंटू 38 हो गया, एंड सो ऑन। मतलब यहां से आप देख सकते हो कि a तो चलो 20 फिक्स है, लेकिन b और c का एक ये सिचुएशन, एक ये, ऐसे ही टोटल 5 सिचुएशंस ऐसी बनाई जा सकती हैं जो कि सारी कंडीशंस को मीट करती होंगी। तो ये वाला पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट था, किस तरीके से आपने इसको इंटीजर्स एक बार को कंडीशन ये अप्लाई की, इस स्टेटमेंट को कैसे यूज किया कि b डिवाइड्स c। तो नेक्स्ट आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। यहां पे क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में a1 आपका 3 है, an+1 कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, an+1 इज इक्वल टू 3 इंटू an+1, और हमें समेशन निकालना है an/5n का। ठीक है, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, तो इसको भी ट्राई कीजिए। आप यहां पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां पे आप ये देख सकते हो कि an जो है, ठीक है, an जो आपका दिख रहा है, a1 तो चलो 3 ठीक है, लेकिन आगे की चीज में क्या सीक्वेंस आ रही है, ट्राई करते हैं एक बार समझने का। तो a2 की बात करें तो a2 आपका लिखा है 3 इंटू 3+1, यही ना, 3 इंटू a1+1। a3 की बात करें तो a3 कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू a2 कितना आया था 10 आया था, तो 3 इंटू 10+1 दैट इज 31। फिर आगे देखें अगर हम तो a4 आएगा, कितना आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू कितना भाई 31+1 इज इक्वल टू 94, है ना, इस तरीके की चीजें आ रही हैं। ठीक, इसके बाद अगर देखना चाहें तो आइए देख ही लेते हैं एक और, वैसे इतने से ही काम चल जाएगा, ऐसे ही देख लो। देखो इसमें क्या हुआ, a1 आपका 3 था, a2 आपका 10 आया, a3 आपका 31, a4 आपका आया 94।
ठीक है। Tn लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। यहां देखो 7, यहां देखो 21, यहां देखो 63, फॉर्मूला यूज करके Tn लिख सकते हो। लेकिन बेनिफिट क्या है? हमें तो उसका समेशन निकालना नहीं है, हमें तो समेशन निकालना है an/5n, इस पूरी टर्म का an/5n का समेशन निकालना था। तो अब सोचते हैं हम क्या करें। ठीक है, तो आप देखिए क्या टर्म बन रही है आपके पास। जनरल टर्म बन रही है 3, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 3/a1 3 है ना, हाँ, 3/5 प्लस a2/5 स्क्वायर, a3/5 क्यूब, a4/5⁴ ऐसे करके सीरीज बन रही। ये मान लिया आपका s था। ठीक, अब आप थोड़ा सोचो फिर से, ये वैसा ही केस है। इस तरीके की चीजें आपको दिखाई दे तो पहले आप एजीपी के बारे में सोच लो, वो यूजफुल हो सकती है। तो फिर से वही बात है, ऑल्दो ये एपी में नहीं थे लेकिन इनका डिफरेंस जो था वो जीपी बना रहा था। अब आप देखिए क्या हुआ, अगर आप s/5 लिख के एक टर्म शिफ्ट कर देते हो तो इट इज 3/5 स्क्वायर, दिस इज 10/5 क्यूब, दिस इज 31/5⁴ एंड सो ऑन। सो अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो दिस इज 4s/5 दैट विल बी इक्वल टू 3/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 21/5 क्यूब प्लस 63/5⁴ प्लस, ठीक है। अब इसमें भी देखो आप, इसमें आप देख सकते हो कि 4s/5 तक तो ठीक था, यहां 3/5 भी ठीक है, उसके बाद की चीज जीपी बना रही है। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाना था हमें, तो इसके आगे हम इनफाइनाइट जीपी का सम कर दें। इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है 7/5 स्क्वायर और कॉमन रेशियो कितना है 3/5। ठीक है, तो आपका यहां से s की वैल्यू निकल आएगी। तो कभी भी आपको, बल्कि मैं तो ऐसे ही सजेस्ट कर रहा कि अगर आपको इस तरीके की चीज दिखे जिसमें न्यूमरेटर, मतलब एक चीज के बारे में नहीं पता चल रहा है, दूसरी चीज जीपी में है, ठीक है, तो आप एजीपी वाला प्रोसेस फॉलो करके देख लो, हो सकता है वहीं से काम बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखना है, कहीं सिली मिस्टेक नहीं करनी है। क्या है, ABCDE ये 5 टर्म्स है और कहा जा रहा है ABC आपके AP में है, BCD आपके GP में है और CDE आपके HP में है। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ACER इन GP और E को हमें एक्सप्रेस करना है A और B के टर्म्स में। ठीक है, तो ट्राई कीजिए इसको भी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं अपन ये सोच लें कि अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम से कम रखें तो हम मतलब हमें थोड़ा सा चीजें समझने में आसानी रहेगी और E को वैसे भी A और B के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना है, तो हो सकता है कि सब कुछ हम A B के टर्म्स में कोरिलेट कर पाए। तो एक बार सोचते हैं हम सब कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस करके। A B आपके AP मतलब ABC HP में है, सॉरी AP में है, तो आप ये लिख सकते हो ना इस बात से, ABC अगर AP में है तो आपने A लिखा B लिखा, तो C क्या होगा भाई, अगर ये AP में है तो C कैन बी रिटन एज 2B - A बिकॉज A प्लस C विल बी 2B, तो C आपका क्या बन गया 2B - A। ठीक है, ये आपका ABC हो गया, B आ गया, C आ गया, D B C D। ठीक है, अब सोचो आपने C इसको तो बोल दिया कि चलो ये क्या था आपका C था, चलिए ठीक है, फिर आप कह रहे हो BCD आर इन GP। ठीक है, तो C स्क्वायर आपका क्या होगा BD के बराबर होगा, तो यहां से आप लिख सकते हो C स्क्वायर इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब आप ये भी चाहते हो यही कि D भी हमारा AB में ही एक्सप्रेस हो जाए, तो C की जगह पे आप क्या रख दो 2B - A, सो C इज 2B - A बाई B इज इक्वल टू D, तो D की जगह भी आपका क्या हो गया नेक्स्ट टर्म आपका आ गया 2B - A होल स्क्वायर बाई B, ये आपका D बन गया। अब E पे आते हैं, अब BCD तक पहुंच के BCDR इन GP, नेक्स्ट आपका था CDER इन HP, तो अब E का टाइम आ गया है। तो आप देखो D को आप कैसे लिख सकते हो, D को आप लिख सकते हो वैसे करके, चलिए लिख ही लेते हैं, क्या है C प्लस E, या फिर ऐसे लिख लें CDE अगर HP में है तो 1/C 1/D 1/E, AP में है तो 1/E कैन बी रिटन एज 2/D - 1/C लिख सकते हैं। D आपने निकाल लिया, C आपने निकाल लिया, तो 2/D इज 2B - A का होल स्क्वायर बाई B, और C आपने निकाल लिया 1/2B - A।
तो ये आ गया आपका 2b माइनस a अपॉन 2b माइनस a होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन e आपका कितना निकल करके आ रहा है, a अपॉन 2b माइनस a का होल स्क्वायर। तो e कितना हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, 2b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन a। तो ये आपका e आ गया कितना है, 2b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन a। ये आपका e है। अब आप देख सकते हो ACE जीपी में है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो रहा है ना, तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है और ई तो आप निकाल ही चुके हो, तो दोनों चीजें आपकी निकल आई। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के हमें एक एक टर्म को कोरिलेट करते जाना था। तो नेक्स्ट फिर से 2 क्वेश्चंस हैं, है ना, आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इन्हें। रूट्स ऑफ 10x क्यूब माइनस 6cx स्क्वायर माइनस 54x माइनस 27 इक्वल टू 0 आर इन HP, फाइंड C एंड ऑल द रूट्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होगा, फाइंड द कंडीशंस ऑन अल्फा बीटा इफ दे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन AP। ठीक है, तो अपन शुरू हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि रूट्स HP में है, तो रूट्स अगर HP में हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, आप कह सकते हो कि 1 अपॉन अल्फा, मान लिया इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा आर इन AP। तो एक रिलेशन आपका वहां से आ गया क्या, कि 2 बाई बीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा। ठीक है, अब बाकी और क्या पता है, तो कुछ नहीं। अब यहां पे तो आप क्या करोगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कि अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट आपका था यहां माइनस था, यहाँ प्लस यहां माइनस, मतलब 27/10 ये आपका प्रोडक्ट था। और पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना था, ये आपका था -54/10। ये ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपको 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा हार्मोनिक मीन के टाइम पे भी बोला था, AMGM की इनइक्वालिटी पढ़ाते टाइम, कि अगर इसको इससे डिवाइड करें तो आपके पास टर्म्स के रेसिप्रोकल, रूट्स के रेसिप्रोकल का रिलेशन आ जाएगा। देख सकता है, इससे इसको डिवाइड किया तो अल्फा बीटा का समेशन अपॉन अल्फा बीटा गामा -54/27, तो दैट इज -2। और ये क्या बन जाएगा, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा गामा, स्प्लिट करो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा, कितना हो गया 1 बाई गामा, ऐसे ही 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, दिस टर्म इज -2। अब आप देखिए इसका और इसका सम 2 बाई बीटा है ना, 2 बाई बीटा प्लस 1 बाई बीटा इज 3 बाई बीटा इज -2। ठीक है, इतनी बात। 1 बाई गामा प्लस 1 बाई अल्फा आपका कितना था, 2 बाई बीटा था, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, ये आपका बीटा रहा। ठीक है, अब बीटा अगर आ गया तो आप अल्फा गामा आपको पता है ना, यहां से आपका एक और रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आप गिवन रिलेशन से, इन दोनों रिलेशन से बीटा पता करने के बाद फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू तो खैर नहीं पता। ठीक है, तो खैर बीटा आपको पता चल जाएगा, इन दोनों रिलेशंस को यूज कर लीजिए, इन दोनों रिलेशन से आपको अल्फा और गामा की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सी आपको अगर फाइंड आउट करना है तो सी क्या होगा, सम ऑफ ऑल द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, मतलब सी नहीं होगा, C/10 जो होगा, है ना, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज इक्वल टू C/10। तो सी आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन ही है। ठीक, केवल इस वाली बात को हमने यहां से रिकॉल कर लिया कि इससे हम 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा क्रिएट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि रूट्स इस इक्वेशन के AP में है और आपको अल्फा बीटा में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है और उन पे कंडीशन निकालनी है। तो फिर से देखिए, अगर रूट्स AP में है, मान लिया इसके रूट्स, चूंकि अल्फा बीटा दिया ही गया है तो मान लिया कि x1 x2 x3 इसके रूट्स थे। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये काम की चीज होगी ना AP के लिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना, 1। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना, सम ऑफ रूट्स दैट इज 1। और चूंकि ये AP में है तो x1 और x3 का सम कितना होगा,
2x2, तो दिस इज 3x2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू 1/3। हमने आपको एक बात बोली थी क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में कि जब भी आप किसी इस तरीके की चीज देखें और उस इक्वेशन का एक रूट निकल करके आ जाए तो आप क्या करो, कुछ नहीं, बस वो रूट उठाया और इक्वेशन में उठा करके रख दिया। तो आप देख सकते हो कि 1/3 इसका एक रूट, आपने कहा x1 x2 x3 इसके रूट्स हैं, तो वो रूट क्या निकल करके आ गया, एक 1/3। 1/3 अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और दैट मीन्स कि 1/3 होल क्यूब माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बाई 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/27 माइनस 1/9, तो आपके पास आ जाएगा 2/27। ठीक है, तो ये आपका अल्फा बीटा में कुछ इस तरीके का रिलेशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक का ही सवाल है, बस बात है केवल इसमें कि आपको बोल दिया गया है कि दीज टर्म्स आर इन रूट्स आर आई मीन इन एपी। तो ये आपका एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लेकिन ये होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर के पहला क्वेश्चन हम यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बट आप देख लो इसको पहले। T1 इज इक्वल टू 6, TR आपका डिफाइन किया गया है 3 टाइम्स TR माइनस 1 प्लस 6 रेज टू पावर R। हमें n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।